हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। सभी लोग का एक बार स्वागत है, वेलकम है भाई। तो हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बच्चा फटाफट यहां पर एक बार सेशन के साथ जुड़े और सेशन को लाइक और शेयर करें। तो बच्चा यहां पर देखते हैं आज अपने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेली हम लोग क्या करते हैं भाई, यहां पर आपके जीके और जीएस की क्लास यहां पर होती है अपनी, और इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फटाफट बच्चा एक बार सेशन के साथ जुड़िए, सेशन को लाइक शेयर करिए और फटाफट यहां पर हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको कि इस दीपावली यानी इस दिवाली आपको एग्जामपुर लाया है लेकर बहुत बड़ा खुशियों भरा सौगात क्या लेकर आया भाई। तो इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात क्या है भाई। अभी इनरोल करें आप अपने आप को किसमें भाई, तो यहां पे एग्जामपुर कोर्सेज में अगर आप अपने आप को इनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है कितना, 75% का। तो बच्चा यहां पर फटाफट 75% के डिस्काउंट के लिए क्या करें, अपने आप को अभी इनरोल करें। यहां पर कोड क्या यूज करना है आपको, दिवाली, यहां पर 75 का कोड यूज करना है और जैसे यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, 75% का यहां पर इसके कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ में याद रखेंगे ऑफर सिर्फ 17 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। तो 17 अक्टूबर तक अगर आप इस दिवाली कुछ चाहते हैं भाई, बढ़िया ऑफर, तो देखिए 75% लेके 75% का ऑफर लेके आया आपके लिए कौन, एग्जामपुर लेकर आया है 75% का ऑफर। तो चले बच्चा इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भाई सेशन का पहला क्वेश्चन। जरा देख ले बच्चा, फटाफट यहां पर देख ले सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है भाई। तो यहां पर सेशन का आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। फटाफट बच्चा यहां पर बताएं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन सा अधिकार है। फटाफट बताएं बच्चा यहां पर कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को कि इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो देखिए भाई, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का, राष्ट्रपति का कौन सा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है बच्चा, तो याद रखना ये विधायी अधिकार है बच्चा। यहां पर बिल्कुल आप याद रखना ये कैसा है, विधायी अधिकार पड़ता है भाई राष्ट्रपति का। अगर यहां पर विजिबल ना हो रहा है तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बढ़ा देता हूं आप लोग को। कैसा अधिकार है बच्चा, तो याद रखेंगे ये आपका विधायी अधिकार है। किसका, तो यहां पर राष्ट्रपति का विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार नहीं है, न्यायिक अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, विधायी अधिकार है। अब बात करते हैं अध्यादेश। अब थोड़ा सा हम लोग अध्यादेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं। अध्यादेश, अध्यादेश में कुछ कंडीशन है बच्चा, इसको याद रखना। पहली बात तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत क्या करता है भाई, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। पहली चीज तो ये याद रखना है। दूसरी चीज याद क्या है, सामान्य स्थिति में बच्चा याद रखना है, सामान्य परिस्थिति में, या स्थिति ही लिख लें, सामान्य, सामान्य यहां पर स्थिति में याद रखेंगे अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अध्यादेश जारी नहीं हो सकता, याद रखेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में अध्यादेश जारी नहीं होगा। अध्यादेश कब जारी होगा भाई, तो बच्चा याद रखेंगे अध्यादेश तभी जारी होगा जब आपका क्या हो, संसद सत्र में न हो, तभी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी यहां पर राष्ट्रपति करेगा। अध्यादेश की जो अध्यादेश द्वारा कानून जारी किया जाता है उसकी वही शक्ति और वही सीमाएं होती हैं जो राष्ट्रपति या संसद द्वारा जारी बनाए गए कानून की होती है। बस शर्त यह होती है, अध्यादेश जारी करने के अगर संसद सत्र में आ जाती है तो 6 सप्ताह, अध्यादेश जब जारी होगा उसके बाद संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर क्या होना चाहिए, यह अध्यादेश संसद द्वारा पारित होना चाहिए 6 सप्ताह के भीतर। अब क्या है कंडीशन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अध्यादेश की अधिकतम सीमा, अध्यादेश की अधिकतम सीमा पूछ देता है। अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, तो बच्चा याद रखेंगे अध्यादेश की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, 6 माह, 6 माह यहां पर याद रखेंगे, 6 माह अधिकतम, यहां पर याद रखेंगे अध्यादेश की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको बताना है 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह 6 सप्ताह क्या होती है, अध्यादेश की अधिकतम सीमा होती है। क्यों, क्योंकि संविधान कहता है
कि संसद के 2 सत्रों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। अगर इन केस मान लीजिए संसद का सत्र कितना, तो मैक्सिमम 6 माह के बाद तो आएगा ही आएगा, और यहां पर आने के बाद क्या होगा, 6 सप्ताह टाइम है, तो अधिकतम सीमा क्या होगी, 6 माह 6 सप्ताह। चलते हैं बच्चा अगले प्रश्न की ओर, जरा फटाफट देखें यहां पे अगला प्रश्न, और जरा फटाफट बच्चा इस प्रश्न का आप लोग जवाब दें। क्या है भाई अगला प्रश्न, जरा ध्यान से पढ़ें। तो प्रश्न कह रहा है, किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ लिखे गए। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म की किस संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ लिखे गए। यहां पे ऑप्शंस हैं आपके, क्या पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी संगीति या चौथी संगीति। फटाफट बच्चा इस प्रश्न का जवाब दें आप लोग कि क्या है यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहां पर बच्चा याद रखेंगे कि किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक ग्रंथ लिखे गए, नामक ग्रंथ लिखे गए हैं बच्चा। तो यहां पे याद रखेंगे कि आपके प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, आपके सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ लिखे गए थे। यहां पर याद रखेंगे बच्चा, अगर सुत्त पिटक का लेखक आपसे पूछा जाए और विनय पिटक का, तो विनय पिटक का बच्चा याद रखना उपाली। उपाली ने क्या किया है, तो उपाली ने विनय पिटक लिखा है, और यहां पर आनंद ने क्या लिखा है भाई, आनंद ने सुत्त पिटक लिखा है। इसको याद रखेंगे, साथ साथ में याद रखेंगे भाई ये बुद्ध के मरने के समय हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति की विशेषता क्या है भाई, इस समय बौद्ध धर्म पहली बार याद रखेंगे स्थविर, स्थविर एवं 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 महासांघिक, महा बच्चा याद रखेंगे, एवं सांघिक, सांघिक में क्या होता है भाई, पहली बार सांघिक में यहां पर डिवाइड होता है। ये किसकी विशेषता है, तो बच्चा याद रखेंगे ये द्वितीय बौद्ध संगीति की। बात करें तीसरी बौद्ध संगीति की क्या विशेषता है, तो इस समय लिखा गया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक नामक किताब लिखी गई किस संगीति में, तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म लिखी गई। किसने लिखा भाई, तो मोगली पुत्र तिस्सा, तिस्सा का नाम यहां पे आता है, तिस्सा ने इस पुस्तक का लेखन किया। और चौथी बौद्ध संगीति में याद रखेंगे क्या हुआ, तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म हीनयान, हीनयान, हीनयान। और क्या होता है भाई बच्चा, थोड़ा सा यहां पे मैं क्लियर करता हूं आप लोग को, यहां पे बौद्ध धर्म क्या होता है आपका हीनयान, हीनयान एवं किसमें भाई, तो बच्चा याद रखेंगे महायान। महायान में यहां पर क्या होता है, बौद्ध धर्म आपका डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चले बच्चा फटाक से देख लेते हैं अगला प्रश्न। जरा अगला प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है यहां पे, जरा ध्यान से पढ़े भाई, बीबी का मकबरा कहां स्थित है, औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। फटाफट इस प्रश्न का जवाब दे कि भाई बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा भाई पत्नी, यानी पत्नी को बीबी भी कहा जाता है, ठीक है, कहां पर स्थित है। तो देखिए यहां पे बीबी के मकबरे की अगर बात करते हैं तो बच्चा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रविया। याद रखिएगा रविया उद्दौला, रविया उद्दौला का, उद्दौला का मकबरा भी कहा जाता है, रविया उद्दौला का मकबरा भी कहा जाता है। कहां पर स्थित है भाई, तो याद रखेंगे ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित मकबरा है। कहां पर स्थित है भाई, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपका रविया उद्दौला या बीबी का मकबरा स्थित है। इसे याद रखेंगे, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल, ताजमहल याद रखेंगे बच्चा, ताजमहल की गंदी नकल, गंदी नकल भी कहा गया है, नकल भी कहा गया है, याद रखेंगे भी कहा गया है, कहा गया है बच्चा, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल या गंदी नकल भी कहा गया है। मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे औरंगजेब, औरंगजेब द्वारा इस मकबरे का निर्माण कराया गया। क्योंकि रविया उद्दौला कौन थी भाई, तो याद रखेंगे औरंगजेब की पत्नी। कौन थी भाई, औरंगजेब की, औरंगजेब की पत्नी थी बच्चा, याद रखेंगे आप लोग। यहां पर ये कौन थी, औरंगजेब की पत्नी हुआ करती थी, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। चले बच्चे अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और जरा फटाफट इस प्रश्न को पढ़ें और इसका जवाब दें। क्या कह रहा है भाई आपका अगला प्रश्न, जरा अगला प्रश्न ध्यान से पढ़े बच्चा और इस प्रश्न का आप लोग जवाब दें। कह रहा है भाई
कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, यहां पे 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। इसमें बताना है कि कितना, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फटाफट बच्चा एक बार जवाब दें और सेशन को लाइक शेयर करें। चले भाई यहां पर देख लेते हैं बच्चा, यहां पर क्या जवाब आ रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई देख लिया जाए बच्चा। तो यहां पर थोड़ा सा चले बच्चा, यहां पे देखते हैं। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पे 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे बच्चा 14 राज्य बनाए गए और साथ साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेश पहली बार बनाए गए। कितने भाई? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्योंकि इसके पहले क्या किया गया था भाई, तो याद रखेंगे राज्यों को क्या किया गया था। अगर इसके पहले की हम लोग बात करें तो राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी। कौन? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। यहां पर क्या किया गया, इन श्रेणी के सिस्टम को समाप्त किया गया और सीधे सीधे क्या किया गया, इन श्रेणियों से हटाकर केवल 2 वर्ग बनाए गए, एक राज्य और एक संघ शासित प्रदेश। तो प्रारंभ में कितने? 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। चले बच्चा फटाक से देख लेते हैं अगला प्रश्न। जरा देखें भाई अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न का बच्चा फटाफट यहां पर जवाब दें आप लोग कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बच्चा देख लिया जाए अगला प्रश्न। जरा ध्यान से पढ़े बच्चा कि इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। कह रहा है भाई यहां पर बच्चा ध्यान रखेंगे, यहां पर बच्चा फटाफट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इस प्रश्न का जरा देख लेते हैं भाई सही जवाब क्या होगा बच्चा। फटाफट देख लेते हैं भाई यहां पर इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो यहां पर भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बच्चा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के मुख्यमंत्री की यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया है भाई, यहां पर देख लेते हैं भाई। यहां भाई तो ये अपनी जो टेक्निकल इशू थी यहां पे समाप्त हो गई है। तो फटाफट यहां पर देख लेते हैं भाई। तो यहां पर बच्चा देखते हैं अगर कि आपसे पूछा गया कि कब आपका क्या किया गया, यहां पे राज्यों की जो निम्नलिखित में से राज्यों के मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या सत्य है, तो यहां पर ये नियुक्त होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं, ये मनोनीत होते हैं, ये चयनित होते हैं। कई बार हम लोग इस संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं बच्चा। जरा फटाफट इस प्रश्न का आप लोग जवाब दें। हाँ भाई यहां पर फटाफट बच्चा देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है भाई। फटाफट भाई यहां पर जवाब दें आप लोग। तो यहां पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से राज्यों के मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या सत्य है। ये नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित है। अगर आपको याद होगा तो इसी तरह का प्रश्न सेंट्रल से भी रिलेटेड था भाई, सेंट्रल से भी रिलेटेड इसी तरह का प्रश्न था बच्चा। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें फटाफट बच्चा इस प्रश्न का यहां पर ध्यान रखेंगे और फटाफट इसका जवाब दें आप लोग। निम्नलिखित में से राज्यों के मुख्यमंत्री के संदर्भ में बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल यहां पर आप लोग बिल्कुल सही है। क्या होता है भाई, यहां पर क्या होता है, यहां पर याद रखेंगे मुख्यमंत्री, यहां पर मुख्यमंत्री की क्या होती है भाई, नियुक्ति होती है, ठीक है। ना ही यहां पे चयन होता है, ना ही मनोनयन होता है, ना ही निर्वाचन होता है, क्योंकि यहां पे देखिए अपॉइंटेड होता है। आपने पढ़ा होगा राज्यपाल क्या करता है भाई, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। यहां पे आप सीधे सीधे पढ़े होंगे राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, विधानसभा में याद रखेंगे, सभा में बहुमत यहां पर याद रखेंगे, बहुमत दल के नेता की क्या करता है भाई, नेता की नियुक्ति करता है बच्चा। इस बात का याद रखेंगे, बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है बच्चा। इस संदर्भ में बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है। तो यहां पे क्या होता है भाई, अपॉइंटमेंट होता है, न कि निर्वाचन नहीं होता है, मनोनयन नहीं होता है, चयन नहीं होता है। फटाक से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरा देखें बच्चा फटाक से अगला प्रश्न, और जरा अगले प्रश्न का आप लोग जवाब दें भाई। क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देख रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। भारत के प्राचीनतम, यहां पर भाई देखो क्वाइन से आ गया, क्वाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है भाई, तो ध्यान रखना।
तो निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं मिलता है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। यहां पर आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के प्राप्त होते हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। बताएं भाई, फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दें। हाँ बिल्कुल 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 भाई, यहां पर जितने लोग डी कह रहे हैं ना, बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है भाई। यहां पर भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं मिलता, बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है बच्चा, याद रखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई स्क्रिप्ट इस पर नहीं मिली है जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। और इन सिक्कों का नाम क्या है बच्चा? तो यहां पर बच्चा याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? आहत सिक्के कहा जाता है। इनको आहत या एक नाम और दिया जाता है, क्या? पंचमार्क। पंचमार्क नाम दिया जाता है और इन पर किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, बिल्कुल बच्चे यहां पर सही है। सातवाहन शासकों ने क्या किए थे? शीशे के सिक्के जारी किए थे। यह बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के प्राप्त होते हैं, यह भी क्या है? बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके? बिल्कुल करेक्ट हैं, याद रखेंगे। अच्छा, सिक्कों में याद रखिएगा, सबसे अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, सोने के सिक्के किसने जारी किए थे भाई? तो बच्चा याद रखेंगे, यहां पर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों द्वारा क्या किया गया था? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के यहां पे जारी किए गए थे। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चले बच्चे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं भाई क्या है अपना अगला प्रश्न। फटाफट देख लेते हैं बच्चा अगला प्रश्न और जरा इस प्रश्न का आप लोग दें सही जवाब। क्या है भाई आपका अगला प्रश्न? चले बच्चा फटाफट जरा प्रश्न को पढ़ें और जवाब दें। भाई थोड़ा सा तेजी से चले और आज हम लोग थोड़ा सा टारगेट रखें कि 25 से 30 के बीच में कम से कम आज क्वेश्चन किया जाए। तो भाई भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। चले भाई देख लेते हैं बच्चा। बिल्कुल भाई यहां पर बच्चा देखिए, यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। याद रखेंगे डी आपका सही। गोलकनाथ बनाम याद रखेंगे पंजाब राज्य, पंजाब राज्य का मामला था। इस केस में क्या होता है भाई? तो बच्चा याद रखेंगे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यहां पर संसद को अधिकार तो है संविधान में संशोधन करने का 368 के तहत, लेकिन ये क्या कर सकती है भाई? तो संसद के इस संदर्भ में कहा गया कि यहां पर उसे अधिकार है लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन करने का उसे अधिकार नहीं है। तो यहां पर सीधे सीधे देखो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो यहां पर रोक दिया किसमें? तो याद रखेंगे गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के अंदर में रोक दिया। ये इसके बाद से कब मामला बना भाई? तो यहां पर बच्चा याद रखेंगे इस मामले के बाद सीधे सीधे क्या होता है आपका? याद रखेंगे 368 के तहत इसमें मना किया गया था। यह केस कब का है? 1967 का केस है। तो यहां पर तो इसने मना कर दिया, लेकिन जब अगला केस आया केशवानंद भारती, याद ये भी रखिएगा इसमें 11 जजों की पीठ बैठी थी, 11 जज इसमें बैठे थे। उसके बाद से केशवानंद भारती मामला आता है 1973। इसमें 13 जजों की पीठ बैठी। कितने जजों की भाई? 13 जजों की पीठ बैठती है बच्चा। और यहां पर क्या किया गया? पिछले निर्णय को इसने पलट दिया। कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकती है भाई? संसद को संविधान के हर भाग में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें प्रस्तावना भी शामिल है और साथ साथ में आपके मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन अगर संसद द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन जो आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाता हो, वो क्या किया जाएगा? न्यायालय द्वारा रद्द घोषित किया जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह से ये दो मामले काफी इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में। चलो बच्चा फटाक से देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ भाई ये भी देखिए, कभी कभी क्या होता है छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन काफी उलझाऊ हो जाते हैं भाई। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए? यहां बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। जरा बताएं भाई फटाफट, यहां पर दूसरे राष्ट्रपति का नाम
कौन था भाई इसमें भारत का दूसरा राष्ट्रपति, बच्चा बताना है। फटाफट जरा एक बार कमेंट करके बताएं भाई कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे इसमें, फटाफट बच्चा जरा कमेंट करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहां पर बिल्कुल बच्चे जितने लोग सी कह रहे हैं यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट जवाब है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के आपके क्या थे, द्वितीय राष्ट्रपति थे बच्चा। इस संदर्भ में बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए, अब यहां पर थोड़ा सा मैं राष्ट्रपति लोगों से रिलेटेड आपको एक चित्र दिखाता हूं भाई। यहां पर कुछ चीजें, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है भाई, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति। यहां पर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं पिक, तो थोड़ा सा और चीजें आप लोग को विजिबल होने लगेंगी। तो यहां पर देखिए भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कब से भाई, 1950 से लेकर 1962 तक। सेकंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, यहां पर याद रखेंगे। और साथ साथ में देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। कब से कब तक भाई, 1962 से लेकर 1967 तक। इसके बाद से जाकिर हुसैन, यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद से कौन होते हैं, डॉक्टर वीवी गिरी, भारत के पहले क्या है भाई, यहां पे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, याद रखेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन रहे, फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर यह देखिए, नीलम संजीवा रेड्डी, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे भाई, याद रखेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति रहे, याद रखेंगे। आर वेंकट रमन, भारत के 8वें राष्ट्रपति के चुने। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति। और के आर नारायण, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, बच्चा बिल्कुल याद रखेंगे, ये 10वें नंबर के आपके क्या हैं, राष्ट्रपति हैं भारत के। और क्या है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके पेपर में। इसके बाद ये देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन हुई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद से कौन होते हैं भाई, तो यहां पर इनका नाम जरा कमेंट करके बताएं भाई, कौन है ये इनको, तो ये है भाई आपके बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहां पर रामनाथ कोविंद, बच्चा इनका भी नाम याद रखेंगे, ये है मिस्टर रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जी के बाद से कौन हुआ, तो यहां पे मुर्मू जी क्या है, प्रेजेंट टाइम में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में यहां पर आपको दिखाई देती है, बच्चा ध्यान रखेंगे। चले फटाक से देख लेते हैं बच्चा अगला प्रश्न, जरा अगला प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न बच्चा यहां पर देख लेते हैं और फटाफट भाई यहां पर जवाब दें आप लोग। भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, फटाफट बच्चा बताएं। यहां पर देख लिया जाए, भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है। तो भाई पहली चीज तो यह याद रखना है कि जब यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, किसका, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत क्या होता है, अब भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है। अभी तक कितनी बार बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहां पर कितने, तो 3 बार बच्चा अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। कब, 1962, 1971 और 1975। 2 बार क्या हुआ भाई, ये बाह्य आक्रमण के आधार पर, यानी कि चीन और यहां पे पाकिस्तान वार के समय। और ये क्या है भाई, 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया है। बिल्कुल बच्चा याद रखेंगे, ये आंतरिक अशांति पर। तो 3 बार भारत में क्या हुआ है, नेशनल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर हुई है। चले बच्चा अगला प्रश्न देखें भाई, फटाफट जरा अगला प्रश्न देखें और अगले प्रश्न का आप लोग जवाब दें। क्या है भाई अगला प्रश्न बच्चा, जरा जवाब दें यहां पर। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सदन को कौन देता है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सदन को कौन देता है बच्चा, इसका जवाब देना है आप लोग को। चलिए भाई फटाफट देख लेते बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
हाँ भाई, यहां पर फटाफट भाई देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल 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 भाई बच्चे, बिल्कुल 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 भाई, यहां पर बिल्कुल भाई दिवाली मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। चले बच्चा, यहां पर देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सदन को कौन देता है भाई? तो यहां पर बच्चा याद रखेंगे कि यहां पर राष्ट्रपति को सदन की सूचना, तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यह जानना होगा आपको, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा भाई? जरा कमेंट करके बताएं एक बार फटाफट। तो भाई यहां पर राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किसको देगा? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष को देगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और यहां पर क्या पूछा गया? सदन को सूचना कौन देगा? तो जाहिर सी बात है लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? स्पीकर क्या करता है? यहां पर सदन को सूचित करता है कि माननीय राष्ट्रपति ने क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। चले बच्चा, फटाक से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जरा यहां पर अगला प्रश्न देखें भाई, क्या कहता है अपना अगला प्रश्न। भाई फटाफट देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया भाई? जरा बताएं बच्चा फटाफट इस प्रश्न का जवाब। बुद्ध का पहला उपदेश कहां हुआ था भाई? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? फटाफट बताएं भाई, यहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल शानदार जवाब भाई, बिल्कुल बच्चे। जितने बच्चे यहां पर सारनाथ कह रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट जवाब है सारनाथ। यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है बच्चा। सारनाथ में क्या किया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ का कुछ प्राचीन नाम पूछा जाता है बच्चा, याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे ऋषिपत्तन, यहां पे याद रखेंगे, इसे ऋषिपत्तन तथा एक नाम और दिया जाता है मृगदावक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। वर्तमान में कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, आपके वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है सारनाथ। ठीक है, इसके बाद गया कहिए या इसे ही हम लोग कहते हैं बोध गया, याद रखेंगे, इसे ही बोध गया कहा जाता है। जहां पे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हो गई थी बच्चा? तो याद रखेंगे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। कहां पे? तो यहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बच्चा, याद रखेंगे। निर्वाण का मतलब क्या हो गया भाई? तो निर्वाण का मतलब हो गया ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति यहां पे हुई थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र मगध का कैपिटल था, याद रखेंगे। और यहां पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था भाई? तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का क्या किया गया था भाई? यहां पर आयोजन किया गया था, बिल्कुल बच्चा याद रखेंगे। और वैशाली में हम लोग जानते हैं भाई, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और साथ साथ में यहीं पे रखेंगे याद, महिला बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना, इस संघ की स्थापना यहीं पे की गई थी बच्चा, याद रखेंगे। तो ये सारे कुछ फैक्ट आप यहां से रिलेटेड याद रखेंगे। चले बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जरा फटाफट इस प्रश्न का जवाब दें आप लोग। भाई देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चा, फटाफट देखिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? इसमें कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, इसके बारे में बताना है। मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, यहां पे उत्तर रामचरित। तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा जवाब? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, महान कवि कालिदास, महान कवि कालिदास भाई। तो बिल्कुल बच्चा इसमें याद रखेंगे उत्तर रामचरित्र क्या है भाई? उत्तर रामचरित्र आपका क्या है? तो यहां पे याद रखेंगे कालिदास की पुस्तक नहीं है, बल्कि उत्तर रामचरित्र किसने लिखा है? भवभूति द्वारा लिखित आपकी पुस्तक कौन सी है भाई? तो यहां पे बिल्कुल बच्चा याद रखेंगे उत्तर रामचरित्र आपकी भवभूति द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उत्तर रामचरित्र किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। क्या? उत्तर रामचरित्र, यहां पर याद रखेंगे बच्चा। ठीक है, चले भाई
यहां पर उत्तर रामचरित का लेखक कौन होगा? भवभूति। बाकी भाई अगर हम लोग बात करें, मेघदूत कालिदास की है, ठीक है। कुमार संभवम कालिदास की है, कुमार संभवम ये भी किसकी है भाई? कालिदास की है, याद रखेंगे। इसके अलावा ऋतु संहार, ऋतु संहार किसकी है भाई? यहां पे संहार किसकी है? तो यहां पर बच्चा याद रखेंगे, ये भी ऋतु संहारम या ऋतु संहार एक ही चीज है, कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम किसकी है भाई? ये भी आपकी कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम किसकी है भाई? तो ये भी आपकी कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखेंगे, महान कवि कालिदास। चले बच्चा यहां पर फटाफट भाई जरा देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चा, और अगले प्रश्न की आप लोग जवाब दें भाई। यहां पे क्या है भाई? श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दशरथ, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? भाई श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर शहर है, उस श्रीनगर शहर का संस्थापक किसे माना जाता है बच्चा? फटाफट यहां पर जवाब दे जरा आप लोग। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं बच्चा। यहां पर याद रखेंगे, यहां पर अशोक को श्रीनगर नामक शहर का संस्थापक माना जाता है, याद रखेंगे। श्रीनगर, श्रीनगर, और साथ साथ में याद रखेंगे एक और, ये कहां पे भाई? ये तो भारत में हो गया, भारत में भाई ऐसे लिख लो, जम्मू एंड कश्मीर में इसने क्या किया? श्रीनगर शहर बसाया। और साथ साथ में याद रखेंगे ललित पत्तन, ललित पत्तन नामक नगर इसने कहा? नेपाल में बसाया था, याद रखेंगे। कहां पर? नेपाल में। कौन सा? ललित पत्तन नामक नगर की स्थापना की गई थी बच्चा, बिल्कुल इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ललित पत्तन नामक नगर की स्थापना यहां पर की गई थी बच्चा, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। चले बच्चे फटाक से अगले प्रश्न की ओर जरा देखें भाई। यहां पर फटाफट बच्चा, यहां पर इस प्रश्न का आप लोग जवाब दें कि क्या है यह प्रश्न। तो कह रहा है भाई, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बिल्कुल बच्चे यहां पर याद रखेंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पूछी गई है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? हम लोग जानते हैं यहां पर धर्मपाल, धर्मपाल ने क्या किया था भाई? तो यहां पे बच्चा याद रखेंगे, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना बौद्धों के लिए किया था। साथ साथ में याद रखेंगे, इसने आपका क्या उदंतपुरी या सोमपुरी, सोमपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना इसके द्वारा की जाती है। धर्मपाल की बात करते हैं, किस वंश से रिलेटेड था? पाल वंश का शासक था, याद रखेंगे। और पाल वंश का संस्थापक पूछा जाए आपसे तो गोपाल नामक व्यक्ति का था, तो पाल वंश का संस्थापक था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चा फटाफट यहां पर भाई। चलिए यहां पे देखिए भाई, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का जवाब दें। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। आपको बताना है भाई, इसमें फटाफट भाई देखें और यहां पर जवाब दें बच्चा। यहां पे फटाफट देख लेते हैं भाई, यहां पर सही जवाब क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन आपका मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल बच्चे सही टाइप है। मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए गलत है भाई, देख लेते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, यहां पर देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो एक थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाऊंगा आप लोग के लिए। ये वाली बॉर्डर लाइन आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले भाई गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, 4 स्टेट। तो देखिए भाई, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और फिर राजस्थान, यानी बी वाला आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। गुजरात देखिए, गुजरात हो गया, यहां पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। इसके बाद से देखिए पंजाब, पंजाब हो गया भाई, और सबसे लास्ट में देखिए राजस्थान। तो ये 4 राज्य आपके क्या लगते हैं, आपके जम्मू, आपके पाकिस्तान की सीमा के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चले बच्चा फटाक से अगले प्रश्न की ओर जरा देखें भाई। यहां पर अगला प्रश्न बच्चा, और फटाफट आप अगले प्रश्न का जवाब दें भाई। तो क्या कह रहा है भाई,
अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कह रहा है पाक जल संधि किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फटाफट बच्चा जरा यहां पर बताएं भाई, पाक जल संधि, पाक जल संधि या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट भी कहते हैं बच्चा, उसके संदर्भ में बताना है आप लोग को। तो चले भाई यहां पर देख लेते हैं, पाक जल संधि किसके बीच स्थित है बच्चा? बिल्कुल यहां पर याद रखेंगे, यहां पर आपका बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच क्या है, आपकी पाक जल संधि स्थित है। अब जल संधि क्या होती है भाई? जल संधि, तो जल संधि के संदर्भ में याद रखेंगे, जल संधियां क्या होती हैं? तो जल संधियां क्या करती हैं? दो स्थल भागों को याद रखेंगे, दो स्थल भागों को अलग करती हैं, अलग करती हैं, याद रखेंगे, अलग करती हैं तथा याद रखेंगे, तथा जो समुद्री हिस्से होते हैं या पानी वाले हिस्से होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम करती है बच्चा। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात का आप लोग। चले बच्चा फटाफट देख लेते हैं यहां पर अगला प्रश्न, जरा अगला प्रश्न देखें भाई क्या कह रहा है, यहां पर देख लेते हैं बच्चा अगला प्रश्न, जरा फटाफट अगला प्रश्न देखिए और अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है भाई? तो अगला प्रश्न कह रहा है एल नीनो की धारा किस महासागर में उत्पन्न होती है? उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन बढ़िया है भाई। एल नीनो का नाम सुना है कि नहीं? एल नीनो का एक मतलब भी होता है भाई, याद रखिएगा, एल नीनो। यहां पे अगर अल नीनो की बात करते हैं हम लोग, अल नीनो की बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा अल नीनो क्या है भाई? तो यह एक पहली चीज तो याद रखेंगे समुद्री जलधारा है, ठीक है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा क्या? बालक ईसा। बालक ईसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बालक ईसा? क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे 25 दिसंबर, यहां पर याद रखेंगे बच्चा, 25 दिसंबर के आसपास क्या होता है, ये उत्पन्न होती है। कहां पर? तो यही बताना है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। बिल्कुल बच्चे, दक्षिणी प्रशांत महासागर जितने लोगों ने यहां पर बताया, बिल्कुल आपका ये क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा बच्चा, याद रखेंगे। दक्षिणी प्रशांत महासागर यहां पे बिल्कुल करेक्ट जवाब है। थोड़ा सा मैं बताता हूं आप लोग को मैप के थ्रू। यहां पर देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके नीचे क्या पड़ता है भाई, हम लोग जानते हैं। यहां पर क्या पड़ जाता है बच्चा, यहां पर आपका पड़ जाता है साउथ अमेरिका। यहां पे क्या पड़ता है भाई, ये आपका पड़ जाता है क्या, ये यूरोप हो गया, यूरोप प्लस एशिया, ये आपका यूरोप याद रखना है, ठीक है, ये यूरोप हो गया। ये कौन सा सेक्शन है भाई, एशिया का सेक्शन है, ये एशिया का सेक्शन है, याद रखेंगे। और इसके नीचे क्या पड़ जाता है बच्चा, यहां पड़ जाता है अफ्रीका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये क्या हो गया भाई, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका। और ये क्या हो गया भाई, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। और ये क्या हो गया, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब महासागरों की बात करते हैं भाई, तो यहां पर क्या है भाई, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, यहां पे नॉर्थ अटलांटिक हो गया। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका साउथ अटलांटिक हो गया, ये साउथ अटलांटिक हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, नॉर्थ प्रशांत महासागर हो गया। और ये क्या है भाई, साउथ, यहां पर याद रखेंगे प्रशांत महासागर हो गया, ये याद रखेंगे। और यहां पर क्या है, लगभग ऐसे आपकी गई है क्या भाई, तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और इसकी धारा जो उत्पन्न होती है बच्चा, याद रखेंगे, यहां पर ये उत्पन्न होती है किस स्थान पे, तो पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा की जगह क्या होता है, एल नीनो की जलधारा उत्पन्न होती है, जो एक गर्म जलधारा है। और क्या करती है, इस बेल्ट में हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती है, एलपीबी बनाती है। जहां की भी वायु गर्म होगी क्या बनाएगी, लो प्रेशर बेल्ट। और क्या होती है, ये सारे आपकी ठंडी हवाओं को खींच लेती है, जिसके कारण इंडिया पे स्पेशल इफेक्ट ये पड़ता है, मानसून लेट हो जाता है, बारिश लेट से होगी। बारिश अपेक्षा क्या होता है, बाकी वर्षों की अपेक्षा कम होगी बारिश, तो यहां पे भारत में सूखे की स्थिति पड़ जाती है, ठीक है। घटना कब होती है, 25 दिसंबर के आसपास, हर साल नहीं होती है, 4 से 5 वर्ष बाद,
4 से 5 वर्ष बाद बच्चा याद रखना यह घटना कहां पर, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, कहां पर, यहां पर पेरू के तट पर या दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के किस हिस्से पर, पश्चिमी हिस्से में यह धारा उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। चले बच्चा अगले प्रश्न की ओर जरा फटाफट देख लेते हैं बच्चा अगला प्रश्न, और जरा अगले प्रश्न को देखें और अगले प्रश्न का जवाब दें। क्या कह रहा है भाई, यहां पर निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? तो भाई यहां पर देखिए इसका पूछने का सेंस है ये है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को प्रारंभ करने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पे आ सकता है? जरा फटाफट बताएं बच्चा इस प्रश्न का जवाब। देख लेते हैं भाई क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल बच्चे यहां पर याद रखेंगे आप राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा देखिए यहां पर संसद तो बनाएगी कानून, लेकिन इसमें क्या है भाई, राज्यसभा सबसे प्रमुख है। राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब भाई राज्यसभा क्या कर सकती है भाई, अनुच्छेद 312 याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर कौन सा भाई, 312 बच्चा याद रखना है। अब 312 के तहत क्या कर सकती है राज्यसभा भाई, तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के अगर कितने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि भारत में एक नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ की जाए, तो क्या कर सकती है, संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है और उस पर कानून बना सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। चले बच्चा फटाक से देख लेते हैं अगला प्रश्न। जरा देखें भाई अगला प्रश्न बच्चा, और फटाफट जरा इस प्रश्न का जवाब दें। इस प्रश्न का तो आप लोग जवाब दे ही दोगे भाई। क्या कह रहा है भाई, भारत का लगभग आधा भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के निवासी उष्ण कटिबंध से इस उपमहाद्वीप में आए हैं। जनसंख्या का अधिक घनत्व उष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पवनों द्वारा होता है। फटाफट बताएं इसमें क्या होगा आपका सही जवाब। देख लेते हैं बच्चे कि इसमें सही जवाब क्या होगा। फटाफट बच्चा देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो भाई यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल बच्चे यहां पर डी जितने लोग कह रहे हैं बिल्कुल आपका कंफर्म जवाब है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी पवनों द्वारा होता है, इसलिए भारत को यहां पे क्या है भाई, इसलिए भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि देखो इंडिया क्या है भाई अपना, याद रखेंगे बच्चा, इंडिया अपना आधा, ये कर्क रेखा गई 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो ये नीचे क्या है भाई, उष्ण कटिबंध है, ये उष्ण है, और इसके ऊपर क्या पड़ता है, उपोष्ण पड़ता है, उपोष्ण कटिबंध। लेकिन यहां पर हिमालय क्या करता है कि कंडीशन क्रिएट करता है, जिसके कारण भारत की चूंकि जो बारिश होती है इन उष्ण कटिबंध के कारण होती है, इसलिए भारत की जलवायु को क्या कहते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है बच्चा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलें जरा अगला प्रश्न देखें भाई, फटाफट देखें बच्चा, और एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें। चले बच्चा देख लेते हैं कि यहां पर भाई क्या है आपका अगला प्रश्न। मंदिर निर्माण की नागर शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या उत्तर भारत? यहां पर आपसे क्या पूछा गया, नागर शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है भाई? नागर शैली का बताना है भाई। जरा फटाफट इसका जवाब दे भाई, नागर शैली का संबंध किससे है निम्नलिखित में से? बच्चा फटाफट इसका जवाब दें। तो बच्चा यहां पर चूंकि नागर शैली पूछा गया है, तो नागर शैली का सही जवाब होगा क्या, उत्तर भारत से है। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। यहां पे देखिए मंदिर भारत की, अगर भारत में हम लोग बात करते हैं तो मंदिरों के संदर्भ में भारत की 3 प्रकार की शैलियां प्रचलित हैं। एक तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी, एक ये निर्धारित कर देती है। दूसरा यहां से याद रखेंगे आपका कौन सी, तो यहां पर बच्चा कृष्णा नदी। यहां पे कृष्णा नदी, थोड़ा सा मैं मैप को सही करूंगा, यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा। यहां पर देखें फटाफट आप लोग, यहां पर ये हो गया, और यहां पर बच्चा थोड़ा सा याद रखेंगे आप एक नदी कौन सी, ये कृष्णा नदी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर कृष्णा भी नहीं, बल्कि आप कह लें कि कृष्णा नहीं, तुंगभद्रा, सॉरी, यहां पे मैं एक बार फिर से थोड़ा सा मैं
यहां पे मैप मिटाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर बच्चा याद रखना है क्या, आपको एक नदी का नाम रखना है तुंगभद्रा। यहां पे तुंगभद्रा को याद रखना है। अब देखिए इसके ऊपर जो शैली मिलेगी ये नागर शैली है, याद रखेंगे। बीच में क्या होगा, बेसर शैली होगा, या इसे याद रखेंगे इसे खच्चर शैली भी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चा, इस वाले शैली को खच्चर शैली भी कहते हैं। और नीचे जो मिलता है इसे हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से बच्चा याद रखना, इसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बच्चा ऐसे आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। चले बच्चा फटाफट, जरा भाई अपने पास समय का अभाव है तो फटाफट बच्चा यहां पर जल्दी जल्दी कम से कम 25 तक पहुंच रहे हैं हम लोग। तो भाई यहां पे है भाई, चरनोजम मृदा किसकी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? चरनोजम या चारनोजम किसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है बच्चा? तो यहां पर याद रखेंगे कपास की खेती के लिए सबसे, यानी कॉटन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है चरनोजम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। याद रखेंगे इसी को काली मिट्टी या फिर इसे क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी के नाम से बच्चा जाना जाता है। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कपास की खेती के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है बच्चा। यहां पर बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। चले बच्चा फटाक से जरा अगला प्रश्न देखें भाई। यहां पर देखिए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट बच्चा देखें और जरा इस प्रश्न का आप लोग जवाब दें। भाई कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजदीकी न्यायालय में कितने घंटे के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो भाई यहां पर याद रखेंगे बच्चा 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गिरफ्तार, यानी हैबेस कॉर्पस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या करना रहता है, नजदीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन याद रखेंगे यहां पर ध्यान यह देना है कि गिरफ्तारी के स्थान से कहां तक, थाने तक। यहां पे याद रखेंगे थाने तक है, यहां पे याद रखेंगे बच्चा थाने तक, और थाने से कहां तक बच्चा याद रखेंगे, कोर्ट तक। इस बीच में जो समय लगेगा, समय जो भी लगेगा इस बीच में, इसे क्या किया जाएगा, इन 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, इस 24 घंटे में इसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो चले भाई यहां पे फटाक से देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चा। अगले प्रश्न का देखो भाई, मैं थोड़ा सा तेजी से करा रहा हूं क्योंकि यहां पर भाई अपना टाइम हो चुका है बच्चा। फटाफट जरा चेक करें भाई कि कितने समय बचे हैं अपने पास अभी। फटाफट बच्चा इस प्रश्न का आप लोग जवाब दें। यहां पर भाई बताएं कितने समय बचे हैं अपने पास, यहां पर कितने मिनट बचे हैं भाई, फटाफट जरा बताएं। ठीक है भाई, यहां पर बच्चा देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं भाई। तो बच्चा यहां पर देखिए, चलिए आज का यहां पर एडिटर महोदय का यहां पे मैसेज आ रहा है कि भाई की क्लास को बंद किया जाए। तो भाई चलो देख लेते हैं बच्चा, यहां पे याद रखेंगे। तो कुड़िक कहां किसे कहा गया है भाई, तो कुड़िक हम लोग जानते हैं बच्चा, यहां पर कुड़िक के नाम से कौन जाना जाता है भाई, तो कुड़िक के नाम से कौन जाना जाता है बच्चा, तो याद रखेंगे यहां पर कुड़िक के नाम से कौन जाना जाता है, अजात शत्रु या उदयन। तो बच्चा यहां पर अजात शत्रु है ऑप्शन में, तो काहे के लिए उदयन के लिए जाओगे भाई। यहां पर बच्चा याद रखेंगे कुड़िक के नाम से किसको जानते हैं भाई, अजात शत्रु को जानते हैं, जबकि बिंबिसार को क्या कहते हैं भाई, इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। और दोनों के दोनों या तीनों शासक किस वंश से संबंधित हैं, हर्यंक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश से संबंधित शासक है बच्चा, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। इस वंश को इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है बच्चा, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। और इसी के साथ क्या करेंगे बच्चा, ठीक है, इसी के साथ बच्चा फटाफट इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपना सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सुरक्षित रहें, ठीक है, अच्छे से दिवाली मनाएं और घर में खुशियां बांटें, जिंदगी में खुशियां लाएं, ठीक है। और जाते जाते आप लोग को एक चीज और बता दूं कि भाई यहां पर बच्चा बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे कि भाई एग्जामपुर आपके लिए क्या लाया है,
तो यहां पे दिवाली का ऑफर लेकर आया है। कितना? एग्जामपुर के कोर्सेज पे मिल रहा है आपको कितना ऑफर? तो भाई 75% का ऑफ मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। यूज कोड क्या करना है भाई? दिवाली 75। और कब तक रहेगा ये? तो 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है ये ऑफर। तो आप सभी लोग को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां बने रहें। इसी के साथ बच्चे हम सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।